स्वागत है यार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग मास्टरी हिंदी पे। आज हम देखने वाले हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट सवाल और उनके नोट्स, वो भी वन पेज नोट्स। जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। अपना जो पेपर है आरयूएसएस यूनिवर्सिटी का 15 अप्रैल को, उसके लिए जल्दी जल्दी प्रिपेयर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये आपको तभी समझ में आने वाला है जब आपने एक बार सबको पढ़ा है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे। अगर आपको और भी चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट वे लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी चाहिए, वेरी शॉर्ट चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे 2 दिन बचे हैं, अब वो तो हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपन ओवरव्यू देख लेते हैं। जो एडल्ट सेल नर्सिंग है उसके अंदर अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है। तो इन सभी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में शॉक। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले अपन देखते हैं शॉक। तो भैया पेन चेंज कर लेते हैं। पेन का कलर क्या रखें? ब्लू रख लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शॉक। शॉक की डेफिनेशन सबसे पहले आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो आंसर राइटिंग होगी उसके अंदर लिखने के लिए आपको कुछ कुछ टॉपिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब वो टॉपिक्स कौन कौन से? सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। डेफिनेशन के बाद टाइप्स लिखने होंगे, अगर क्वेश्चन में टाइप है तो। इटियोलॉजी लिखनी पड़ेगी। इटियोलॉजी के बाद आपको पैथोफिजियोलॉजी लिखनी पड़ेगी, रिस्क फैक्टर लिखने पड़ेंगे, डायग्नोसिस लिखनी पड़ेगी और मैनेजमेंट लिखने पड़ेंगे। मैनेजमेंट के अंदर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा, मेडिकल मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा, डाइटरी मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप अच्छे से पेज भी भर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शॉक। शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। शॉक क्या है? शॉक आपका लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। एक मिनट। शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वेयर इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन एंड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द सेल्स। सेल्स के पास ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होगी, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होगा और या ऑर्गन डेड हो जाएगा, नेक्रोटिक कंडीशन आ जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो वो शॉक, अपन उसको शॉक को बोलेंगे। टाइप ऑफ शॉक के अंदर एक होता है हाइपोवोल्यूमिक शॉक, ब्लड लॉस की वजह से होता है। आप नाम से जा सकते हो। हाइपो का मतलब होता है कम, वोल्यूमिक मतलब अपनी बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड रिटेंशन है, ब्लड हो गया, कुछ भी प्लाज्मा, किसी भी टाइप का फ्लूइड अपनी बॉडी के अंदर है, उसकी वजह वो वॉल्यूमिक कहलाता है। तो वॉल्यूमिक का मतलब आपकी ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड कम हो गया। तो टाइप ऑफ शॉक में हाइपोवोल्यूमिक लिखोगे, उसका रीजन ब्लड लॉस की वजह से होता है। ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक हार्ट फेलियर की वजह से होता है। हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस और एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आप नाम से देखो, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरी और वेंस के थ्रू होता है। आर्टरी और वेंस के थ्रू होता है, तो उनके अंदर ब्लॉक हो जाए, उनके अंदर कुछ भी हो जाए, लाइक इन्फ्लामेशन हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए और इन्फेक्शन हो जाए, तो उनकी वजह से जो शॉक होगा उसे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक बोलेंगे। और ये दो टाइप का होता है। सेप्टिक शॉक, इन्फेक्शन की वजह से अगर ब्लड वेसल्स में कुछ दिक्कत आ रही है तो क्या होगा? सेप्टिक शॉक होगा। और एनाफाइलेक्टिक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से कुछ भी दिक्कत आ रही है तो एनाफाइलेक्टिक शॉक कहलाएगा। और एक आता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, और टेंशन न्यूमो, आपके लंग्स के अंदर टेंशन की वजह से हो सकता है, लाइक पल्मोनरी एडिमा हो गया, उसकी वजह से भी होता है। पल्मोनरी इफ्यूजन्स, ठीक है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी देखें तो ईटियोलॉजी में आपसे आ सकता है हेमरेज। ईटियोलॉजी में क्या क्या आ सकता है? हेमरेज। हेमरेज में क्या होता है? ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस की वजह से कौन सा शॉक होगा? हाइपोवोल्यूमिक शॉक होगा। हेमरेज की वजह से हाइपोवोल्यूमिक शॉक होगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक होगा। सेप्सिस की वजह से सेप्टिक शॉक होगा। एनाफाइलेक्सिस की वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा। ट्रोमा, ट्रोमा के केस में क्या हो सकता है? ट्रोमा के केस में ब्लड लॉस भी हो सकता है। ट्रोमा अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ट्रोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हर टाइप का शॉक हो सकता है, लाइक ब्लड लॉस हो गया तो हाइपोवोल्यूमिक शॉक होगा। हार्ट में अगर कुछ दिक्कत आ रही है, लाइक कुछ भी ट्रॉमा, एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, किसी भी टाइप का हार्ट को कुछ दिक्कत आ रही है तो कार्डियोजेनिक शॉक हो जाएगा। और ब्लड लॉस हो गया, ब्लड वेसल्स ज़्यादा मतलब वियर एंड टियर हो गई तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होगा। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी हो सकता है। और डिहाइड्रेशन की वजह से भी, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कैसे होगा? डिहाइड्रेशन की वजह से। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक तो होगा ही होगा, लेकिन हाइपोवोल्यूमिक शॉक भी हो जाएगा। डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी अपनी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स की मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोवोल्यूमिक शॉक होगा। नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब देखो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले आप देखो, ब्लड लॉस किसी भी टाइप के इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, लाइक हेमरेज हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, एनाफाइलेक्सिस हो गया, ट्रॉमा हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, इन सब की वजह से क्या होगा? ब्लड प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू का परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन के सेल्स के पास ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। उस ऑर्गन सेलुलर डिसफंक्शन हो जाएगा, जिससे ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। और जैसे ही ऑर्गन फेलियर होगा तो वो किसको लीड करेगा? शॉक को लीड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन रिस्क फैक्टर। किस किस कौन कौन से ऐसे पेशेंट है जिनके अंदर शॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो उस केस में भी ये शॉक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। टेकीकार्डिया वाले पेशेंट के अंदर भी। टेकीकार्डिया मतलब क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज होना। हार्ट रेट कब इंक्रीज होगी? जब अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑर्गन्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, प्रॉपर ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा।
हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, मतलब हार्ट रेट ज़्यादा होगी, हार्ट रेट ज़्यादा होगी तो टैकीकार्डिया बोलेंगे उसको। कोल्ड काल्मी स्किन्स, अल्टर्ड मेंटल स्टेट वाले पेशेंट के अंदर ये जो रिस्क फैक्टर है इन्हीं को अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, कोल्ड कामी स्किन हो जाएगी, अल्टर्ड मेंटल स्टेट अल्टर्ड होगी, आपको कन्फ्यूजन कॉज होगा, एंड रैपिड ब्रीथिंग्स, आपको ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा ज़्यादा चाहिए बॉडी को। यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टैकीकार्डिया और आपके हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डायग्नोसिस की देखें तो आपको इसको शॉक को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हो, वाइटल साइन आपको फ्लक्चुएट मिलेंगे, ब्लड टेस्ट में सीबीसी और लैक्टेट करवा सकते हैं, ईसीजी में आपको कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में पता लग जाएगा, चेस्ट का एक्सरे करवा सकते हैं जिसमें अपने को ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के बारे में पता लग जाएगा। आप मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट में फ्लूइड रिसैसिटेशन कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं जिसमें वेसोप्रेशर, एंटीबायोटिक्स वेसोप्रेशर दे सकते हैं। वेसोप्रेशर अगर आपकी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे शॉक को अपन मैनेज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करेगी। और नर्सिंग मैनेजमेंट में मॉनिटर करना वाइटल साइंस को, अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है और सपोर्टिव केयर देनी है। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है। इसी तरह के और भी कंटेंट के लिए आप हमारे नर्सिंग मास्टर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक क्वेश्चन है। अब हर चैप्टर से अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरी लॉन्ग, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं सीओपीडी को। सीओपीडी की फुल फॉर्म होगी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एक कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन देखते हैं। Chronic inflammations lung disease. COPD is a chronic inflammatory lung disease that cause obstructive airflow from the lungs. लंग्स में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। अपन ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग के टाइम अगर अपने ट्रेकिया के अंदर किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, एल्विलाई में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, एल्विलर वॉल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन कुछ भी हो गया तो उसकी वजह से सीओपीडी हो सकता है। सीओपीडी एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज है। सबसे पहली चीज़ क्रोनिक है, इन्फ्लामेटरी है, लंग से रिलेटेड डिजीज है, कोज करती है ऑब्स्ट्रक्शंस किसमें, एयर फ्लो के अंदर, एयरवे के अंदर तो क्या होगा, प्रॉपर मात्रा में लंग्स तक एयर नहीं पहुंच पाएगी। बस यही दिक्कत है आपको। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्पाइसीमा। देखो पहले ब्रोंकाइटिस और एम्पाइसीमा को अलग अलग देखते थे, लेकिन अभी के टाइम में इसको सीओपीडी के अंदर इंक्लूड करते हैं, इसलिए ये दो टाइप का होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्पाइसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लॉन्ग टर्म कफ विद म्यूकस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, लंबे समय तक आपको कफ आएगा म्यूकस के साथ और इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। एम्पाइसीमा में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियुलर वाल, एल्वियुलाई की जो वाल होती है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से। किसी भी टाइप के आप डस्ट की फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो उन सब की वजह से भी एल्वियुलाई की वॉल डैमेज होती है, जिसपे एम्पाइसीमा होता है और लंग्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है इसकी वजह से। और आपको पता ही है ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियुलर साइड पर ही होता है। तो इसकी ये इसका टाइप्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी की, किस किस रीज़न की वजह से अपने को सीओपीडी हो सकता है। इसके अंदर सबसे पहले आएगा स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो तो भी आपको सीओपीडी हो सकता है। एयर पोल्यूशन, ऐसी ऐसे जगह रह रहे हो आप लोग जहाँ पर एयर का एक्यूआई बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन बहुत ही मतलब जैसे दिल्ली जैसे एरिया के अंदर, तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं सीओपीडी होने के। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑक्यूपेशनल डस्ट केमिकल्स, आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो लाइक जहाँ पे पत्थर काटने का काम किया जाता है और किसी भी टाइप की ऐसी जगह पे जहाँ पे डस्ट उड़ती है, केमिकल्स निकलते हैं, लाइक एल्कोहल फैक्ट्री हो गई, किसी भी टाइप के केमिकल फैक्ट्री हो गई, उनके अंदर ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिनकी वजह से आप इनको इनहेल करते हो तो आपको लंग्स के डैमेज करते हैं, ठीक है। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अगर इनकी इसकी डेफिशिएंसी होती है तब तो भी आपको सीओपीडी होने के चांसेस होते हैं, सीओपीडी हो जाती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, आपको किसी भी टाइप का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक अस्थमा हो गया, एम्पाइसीमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इन सब की वजह से सीओपीडी होगी आपके। एज और जेनेटिक्स, एज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपके लंग्स की जो वॉल होती है वो ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, जिनकी वजह से क्या होगा, आप प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाओगे, तो वो सीओपीडी को लीड करता है। जेनेटिक्स में एक ये आई गई एंड अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं इसकी। पैथोफिजियोलॉजी में आप क्रोनिक इरिटेंट्स लाइक स्मोकिंग कर रहे हो, किसी भी टाइप का धुआं आ रहा है, डस्ट हो गया, केमिकल्स हो गए, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा लंग्स, एयरवे के अंदर और लंग्स के अंदर। एयरवे ट्रेकिया की बात करें, एयरवे का मतलब ट्रेकिया, ट्रेकिया और ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, इनके अंदर, और लंग्स, लंग्स का मतलब एल्वियोलाई, ये सब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इनके अंदर। जैसे ही आप स्मोकिंग करोगे, स्मोकिंग करते हैं, डस्ट के कॉन्टैक्ट में आओगे, स्मोक के कॉन्टैक्ट में आओगे, किसी धुआं और केमिकल्स के कॉन्टैक्ट में आओगे तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपके एयरवे के अंदर और लंग्स के अंदर। म्यूकस हाइपर सेक्रेशन होगा, एयरवे नैरो हो जाएगा जिसे हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलेंगे, और एल्वियोलाई की वॉल डिस्ट्रक्ट होगी जिसे हम एम्फाइसीमा बोलेंगे। एम्फाइसीमा बोलेंगे, एयर ट्रैप हो जाएगी, रिडक्शन, एयर ट्रैप हो जाएगी और रिड्यूस द गैसेस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज रिड्यूस हो जाएगा। सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको, गैसेस एक्सचेंज रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जैसे अपने को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो देख लेते हैं। अपने को इसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्रोनिक कफ, आपको खांसी चलेगी बहुत ज़्यादा, स्पुटम का प्रोडक्शन होगा और डिस्पनिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कब होगी, जब अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप छोटी छोटी सांसें लोगे और ज़्यादा सांसें लोगे, ठीक है। टेकीपीनिया, टेकीपीनिया मतलब
ब्रीथिंग रेट का इंक्रीज हो जाना, वीजिंग चेस्ट, आपको जब भी सांस लोगे तो एक सीटी की आवाज़ आएगी और चेस्ट का टाइटनेस हो जाएगा, चेस्ट भी टाइट हो जाएगा आपका, फटीग एंड वीकनेस होगी, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होगा, वेट लॉस हो जाएगा आपका, बैरल चेस्ट हो जाएगा, बैरल शेप चेस्ट हो जाएगा, और साइनोसिस का मतलब ब्लूइश स्किन्स और लिप्स आपके ब्लू कलर के हो जाएंगे, क्यों? ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा होगा। बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। आप कौन-कौन से टेस्ट करवा सकते हो जिससे अपने को पता चलेगा कि सीओपीडी हो रखा है। आप स्पायरोमेट्री टेस्ट करवा सकते हो जिसके अंदर FEV1 और FVC का पता लगेगा, और चेस्ट का एक्स-रे करवा सकते हो, सीटी स्कैन करवा सकते हो जिसके अंदर अपने को पता लग जाएगा कि हाँ किस टाइप का लाइक इन्फ्लेमेशन हुआ है, एयरवे में इन्फ्लेमेशन हुआ है या फिर एम्फाइसीमा हुआ है, ब्रोंकाइटिस हुआ है, ये अपने को पता लग जाएगा चेस्ट एक्स-रे के अंदर। आर्टेरियल ब्लड गैस एबीजी एनालिसिस करवा सकते हैं अपन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट देखें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में देखें, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। आप ब्रोंको डायलेटर दोगे इनहेलर के तौर पे, बीटा एगोनिस्टिक एंटी कोलिनर्जिक्स, और ब्रोंको डायलेटर में आप साल्बुटामोल भी दे सकते हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे, एंटीबायोटिक दोगे फॉर फ्लेयर अप्स के लिए, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दोगे, और वैक्सीन भी दे सकते हो लाइक फ्लू, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल की वैक्सीन दे सकते हो आप। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में स्मोकिंग को सीज करवाओ। सबसे पहली चीज़ मोस्ट क्रूशियल, कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है और उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो सबसे पहली काम होता है आपका उसको स्मोकिंग के लिए मना करो। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन लाइक एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाओ। एजुकेशन एजुकेशन प्रोवाइड करो, किस चीज़ के बारे में? वो एक मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, ठीक है, इन सब के लिए। ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करो एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं अपन, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी कर सकते हैं, लंग ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन देखिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर सीओपीडी को जल्दी से ट्रीट नहीं किया गया तो। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, न्यूमोनिया हो सकता है, एक्यूट एक्जर्वेशन हो सकता है, कोर पल्मोनल हो सकता है, राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, और डिप्रेशन एंड एंजाइटी भी हो सकती है, ठीक है, डिप्रेशन एंड एंजाइटी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम न्यूमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अपन न्यूमोनिया। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स पेरेन्काइमा, लंग्स के जो पेरेन्काइमा है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ न्यूमोनिया देखते हैं तो देखो ये आपका लंग्स हो गया, लंग्स की जो एल्विलाई है लोकलाइज इन्फ्लेमेशन, एल्विलाई में इन्फ्लेमेशन होगा और यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, यानी एक्यूट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ लंग्स प्राइमरली अफेक्टेड द एल्विलाई। प्राइमरली कौन अफेक्ट होगा? एल्विलाई, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये इन्फ्लेमेशन होता है और फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन आता है? एल्विलाई आती है। तो न्यूमोनिया के अंदर क्या होगा? एक्यूट इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया क्या? एक्यूट इन्फेक्शन। और जो सीओपीडी है उसके अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन है वो, ये एक्यूट इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ लंग्स प्राइमरली अफेक्टिंग द लंग्स। लंग्स एल्विलाई प्राइमरली कौन से अफेक्ट होते हैं? लंग्स के एल्विलाई अफेक्ट होते हैं। टाइप्स देख लेते हैं अपन इसके। तो टाइप्स में होते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, और एक होता है एस्पायरेशन निमोनिया। इटियोलॉजी, कॉज एंड रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। इटियोलॉजी, कॉज एंड रिस्क फैक्टर, किस किस की वजह से आपकी निमोनिया हो सकता है? निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। कौन सा बैक्टीरिया? निमोकोकस न्यूमोनी या माइकोबैक्टीरियम न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इनकी वजह से। वायरस की वजह से, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 की वजह से। फंजाई, फंजाई की वजह से भी हो सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया एल्वियालाई में। रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एज 50 के बाद या 60 के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इलास्टिसिटी कम हो जाती है एल्वियालाई की। और इम्यूनो सप्रेशंस, कोई भी इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट है लाइक HIV का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, उनके अंदर भी क्या होता है? निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर भी होता है। स्मोकिंग और क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ में किडनी डिजीज़ हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, माइग्रेन इन्फेक्शन हो सकता है, इन सब के केस में भी आपको निमोनिया हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। एंट्री ऑफ पैथोजन, जैसे ही पैथोजन आपके एंटर करेगा, जैसे क्या होगा? पैथोजन रीच एल्वियालाई के पास जाएगा, एल्वियालाई के पास जाके क्या होगा? इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। इन्फ्लेमेशन से क्या होगा? एक्यूडेट फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा जिससे एल्वियालाई क्या हो जाएगी? कंसोलिडेट हो जाएगी। सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे, क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे अपने को? कफ, फीवर और डिस्पनिया देखने को मिलेगी। बात करते हैं साइन एंड सिम्पटम्स की। साइन एंड सिम्पटम्स में फीवर, बुखार आएगा आपको ठंड के साथ, ठंड भी लगेगी और बुखार आएगा। प्रोडक्ट टू कफ, कफ आप खाँसोगे तो कफ निकलेगा। चेस्ट पेन होगा, डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी, फटीग और वीकनेस होगी, फटीग एंड वीकनेस होगी, कन्फ्यूजन भी होगा। कभी-कभी नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कौन से टेस्ट कर सकते हैं अपन? चेस्ट एक्स-रे कर सकते हैं, निमोनिया के केस में चेस्ट एक्स-रे कर सकते हैं, इसमें कंसोलिडेशंस और इन्फिल्ट्रेशंस पता लग जाएगा अपने को। और स्पूटम कल्चर करवा सकते हैं, ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, इन्फेक्शन के केस में WBC का काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट देख लेते हैं निमोनिया का। देखो निमोनिया का मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रखना पड़ेगा आपको, बहुत सारे मतलब अलग-अलग डायरेक्शंस, अलग-अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। लाइक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स दे सकते हो फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एंटीवायरल दे सकते हो वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एंटी फंगल दे सकते हो फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एंटीपायरेटिक देख सकते हो क्योंकि आपको बुखार आ रही है तो एंटीपायरेटिक्स दोगे, एनाल्जेसिक दोगे फीवर और पेन को रोकने के लिए, पेन को रोकने के लिए आप एनाल्जेसिक दोगे और एंटीपायरेटिक दोगे फीवर के लिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हो, IV फ्लूइड एंड हाइड्रेशन, IV फ्लूइड दे सकते हो आप, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा। रेस्ट, यस, प्रॉपर रेस्ट दोगे जिससे एनर्जी कंजर्व होगी, आपको कफ नहीं आएगा, एनर्जी कंजर्व होगी। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो आप लाइक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज,
चेस्ट फिजियोथेरेपी करवा सकते हो, यस। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे आप? सर्जिकल मैनेजमेंट में इंजेक्टेड के थ्रू ड्रेनेज कर सकते हैं, एल्यूलाई के अंदर जो पस भरा हुआ है उसको ड्रेनेज कर सकते हैं, फ्लूइड भरा हुआ है उसको ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, प्लूरल इफिजन हो जाएगा, लंग एवेस्कस हो जाएगा, सेप्सिस, पस फॉर्मेशन हो जाएगा एल्यूलाई के अंदर, सेप्टिक शॉक हो सकता लीड करेगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, मतलब जो अपनी हार्ट की जो लेयर्स होती है ना उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है इसके केस में। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं लिवर सिरोसिस। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं लीवर सिरोसिस। लीवर की एंड स्टेज की डिजीज है जिसके अंदर लीवर के ऊपर स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। लीवर सिरोसिस इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन। किस टाइप का इन्फ्लेमेशन है? एक्यूट टाइप का इन्फ्लेमेशन है। एक्सटेंसिव इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस ऑफ द लीवर पेरेन्काइमा। जो लीवर का जो पेरेन्काइमा है उसके अंदर एक्सटेंसिव टाइप की और इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस हो जाएगी, जिससे इसकी स्ट्रक्चर अल्टर हो जाएगी। ये हेल्दी लीवर है। और जब लीवर सिरोसिस होता है तो इस टाइप के स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक्सटेंसिव है, इरिवर्सिबल है, ये वापस ठीक नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस इसी को तो बोलते हैं, स्कार का फॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइब्रोसिस, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार और देख लो। एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड एक्सटेंसिव इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर पेरेन्काइमा अल्टरिंग इट्स स्ट्रक्चर। टाइप्स की बात करें, टाइप्स में होता है एल्कोहल रिलेटेड लिवर सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर सिरोसिस एंड कार्डियक रिलेटेड लिवर सिरोसिस। अगर आप एल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है। पोस्ट नेक्रोटिक मैक्रोनोड्यूलर, ये क्या लिखा हुआ है? मैक्रोनोड्यूलर। पोस्ट नेक्रोटिक, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, ऑक्सीजन का लेवल कम होने से क्या होगा? नेक्रोसिस हो जाएगा टिश्यू का। उस नेक्रोसिस की वजह से आपके लीवर पे स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम लीवर सिरोसिस बोलेंगे। कौन सा? पोस्ट नेक्रोटिक लीवर सिरोसिस। बाइलरी, अगर आपकी बाइल डक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइलरी, ये जो बाइल डक्ट है इसके अंदर कुछ भी हो गया, लाइक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उसकी वजह से जो स्कार का फॉर्मेशन होगा उसे हम बाइलरी स्कार लिवर सिरोसिस बोलेंगे। और एक कार्डियक रिलेटेड भी है जिसे कंजस्टिव बोलेंगे। ये जन्म से हमारे सब जन्म से होता है सर। इटियोलॉजी देख लेते हैं। इटियोलॉजी, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर भी यही है और कॉज भी यही है। सबसे पहली चीज़, क्रोनिक एल्कोहलिक कंजप्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो भी आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है। और आप किस चीज़ के रिस्क फैक्टर, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो आपको हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, वो भी बी सी डी टाइप का। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी होती है। अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हो तो भी आपका लिवर फैटी लिवर हो सकता है, जंक फूड खाने की वजह से, नॉन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड खाने की वजह से। इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है? आपकी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून की वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक विल्सन डिजीज़ और हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से भी हो सकता है। टॉक्सिन्स, सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ ऐसी मेडिकेशंस है, टॉक्सिन्स है, लाइक मेथोट्रेक्सेट, इनकी वजह से भी आप, ये भी आपके लीवर को डैमेज करेंगे और लीवर सिरोसिस कॉज करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। एंट्री ऑफ इंसल्ट लाइक एल्कोहल और वायरस, किसी भी टाइप के एटियोलॉजिकल फैक्टर की एंट्री होने से क्या होगा? हिपेटोसाइट इंजरी और डेथ। हिपेटोसाइट क्या होता है? लीवर की जो सेल्स होती है उन्हें अपन हिपेटोसाइट बोलते हैं। उसकी इंजरी होगी, डेथ होगी, एक्टिवेशन होता है स्टीलियट सेल एक्टिवेट होगी, जिससे कोलेजन का डिपोजिशन बढ़ जाएगा और लीवर का फंक्शन, एल्वोलाई बिकम्स कंसोलिडेटेड एंड पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। इन सब की वजह से क्या होगा? इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, लीवर के फंक्शन इम्पेयर्ड होंगे, डिसरप्शन ऑफ द वेस्कुलर बेड्स एंड लीवर के क्या होगा? स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? जॉन्डिस हो सकता है लीवर के अंदर, इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, इन सब की वजह से क्या हो सकता है? जॉन्डिस हो सकता है। स्किन और आइज येलो कलर की हो सकती है। असाइटिस फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब लीवर के अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। एब्डोमिनल स्वेलिंग होगी, स्पाइडर एंजियोमास हो जाएगा, पाल्मर एरिथ्रेमिया हो जाएगा, ब्रूइसिंग्स एंड ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, ब्रूइसिंग और ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, हेपेटोमाइगली एंड स्प्लीनोमाइगली होगी। हेपेटोमाइगली मतलब इसकी लीवर की साइज इंक्रीज हो जाएगी और स्प्लीनोमाइगली मतलब स्प्लीन की साइज इंक्रीज हो जाएगी। वेट लॉस होगा और फटीग होगी, कन्फ्यूजन्स भी होगा। हिपेटक इंसेफेलोपैथी बोलेंगे अपन, कन्फ्यूजन होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं? हम लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें एएसटी बढ़ा हुआ मिलेगा, एएलटी भी बढ़ा हुआ मिलेगा और एल्बुमिन कम मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना। हाई एएसटी एंड एएलटी एंड लो एल्बुमिन। और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, जिससे नोडुलर लीवर का पता लग जाएगा। बायोप्सी करवा सकते हैं, डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए अपन बायोप्सी करवा सकते हैं। ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं, ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं। सीबीसी में एनीमिया का पता लग जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पता लग जाएगा और अमोनिया लेवल टेस्ट चेक करवा सकते हैं, अमोनिया का लेवल चेक करवा सकते हैं। मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी पड़ेगी यहाँ भी। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, डायूरेटिक्स,
फॉर असाइटिस और एडिमा के लिए डायबिटिक्स, जिससे आपको बार-बार पेशाब लगेगी और पेशाब लगेगी तो आपकी एब्डोमिनल स्वेलिंग नहीं होगी, क्योंकि ये जो फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है एब्डोमिनल के अंदर वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। लैक्टोलोज़ दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, एन्सेफेलोपैथी को ट्रीट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक दे सकते हैं फॉर पेरिटोनाइटिस के लिए। पेरिटोनाइटिस क्या है? आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को ट्रीट ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दे देंगे। वैक्सीन्स भी आती है, हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन दे देंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप क्रोनिक अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसको रोको। अल्कोहल को सीज़ करवाओ, मोस्ट क्रूशियल स्टेप आपकी यही होगी, अल्कोहल को रोको, ठीक है? दूसरा, न्यूट्रिशनल थेरेपी, हाई कैलोरी डाइट दो, हाई प्रोटीन डाइट दो, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस, पानी पिलाना बंद कर दो, क्योंकि ऑलरेडी एब्डोमिनल स्वेलिंग हो रही है, तो पानी थोड़ा कम कर दो। हाइपोनेट्रीमिया, अगर हाइपोनेट्रीमिया बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा कम है तो फ्लूइड को भी रोक दो। रेगुलर स्क्रीनिंग करो, क्या पता कैंसर भी हो सकता है लीवर का। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके? पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, इसोफेजियल वेरेसी और ब्लीडिंग हो सकती है, एसाइटिस हो सकता है। एसाइटिस देखो पेट आपके इस टाइप का फूल गया, एब्डोमिनल स्वेलिंग भी बोल सकते हैं ना इसको। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, ब्रेन डिस्फंक्शन हो सकता है, जिससे कन्फ्यूजन होगा हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के अंदर। हेपेटोरेनल सिंड्रोम भी हो सकता है, किडनी फेलियर हो जाएगी। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, लीवर कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अपन देखते हैं अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। तो चलो शुरू करते हैं, अपन देखते हैं अपेंडिसाइटिस, डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, स्मॉल पाउच अटैच टू द सीकम्स। अपेंडिक्स एक स्मॉल पाउच होता है जो सीकम के साथ अटैच होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की पार्ट है सीकम, उसके साथ अटैच होता है। अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, ये हेल्दी है और ये इन्फ्लाम्ड है, इन्फ्लेमेशन हो गया तो वो किसको डिनोट करेगा? अपेंडिसाइटिस को डिनोट करेगा। इसके टाइप्स देख लेते हैं, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस, गैंग्रेनियस अपेंडिसाइटिस और एक होता है अपेंडिकुलर अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर ये सिंपल अपेंडिसाइटिस भी बोलते हैं अपन इसको। परफोरेटेड, इसके अंदर क्या होगा, आपके हार्ड स्टूल की वजह से इसका ल्यूमेन जो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बस्ट होगा, तो प्रोलिफरेटेड परफोरेटेड हो जाएगा, मतलब जो आपकी जो ये है ना अपेंडिक्स, इसके अंदर छेद ही छेद हो जाएंगे। गैंग्रेनियस अपेंडिसाइटिस, अगर हार्ड स्टूल ल्यूमिनल के अंदर का अटक गया तो उसकी वजह से आगे ब्लीडिंग नहीं जा पाएगी, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो रिड्यूस होने से क्या हो जाएगा, टिश्यू डेड हो जाएगा। तो ये दिख रहा है ना आपको ब्लैक ब्लैक, ये टिश्यू डेड हुआ हो गया, जिससे गैंग्रेनियस अपेंडिसाइटिस हो सकता है। और एक अपेंडिशियल मास एबिस्कस का फॉर्मेशन, अपेंडिशियल मास एबिस्कस। इटियोलॉजिकल फैक्टर देख लेते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर में आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फिकेलिथ, हार्ड स्टूल्स को फिकेलिथ बोलते हैं। लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया हो सकता है, जो अपने इसके अंदर वैसे तो ये किसी काम की नहीं होती है अपेंडिक्स, लेकिन ये इसके अंदर क्या होता है कि ये लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून डिफेंसिव हेल्प में, इम्यूनोलॉजिकल हेल्प करते हैं, ठीक है। लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। फॉरेन बॉडीज़, यस, कोई भी फॉरेन बॉडीज़ पहुंच गई, लाइक वॉर्म किसी भी टाइप का, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिशियल ल्यूमन, जो अपेंडिक्स ल्यूमन है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी होगा। मोस्ट कॉमन कॉज यही है अपेंडिक्स का, क्या? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिशियल ल्यूमन। ट्रोमा के केस में भी ऐसा हो सकता है। एज, यंगर एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा होता है ये। जेनेटिक्स, जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री में किसी के हो रखा हो तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमन, ल्यूमन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, म्यूकस एक्यूमुलेशन और डिस्टेंशन, म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो इम्पेयर होगा। ब्लड फ्लो के इम्पेयर होने से क्या होगा, बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होगा। इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो किस किस की वजह से, म्यूकस एक्यूमुलेशन की वजह से और बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन की वजह से ब्लड फ्लो इम्पेयर होगा, जिससे इन्फेक्शन गैंग्रीन बन जाएगा, मतलब टिश्यू डेड हो जाएगा वहाँ का, और परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस हो सकता है। परफोरेशन मैंने बताया था आपको, मतलब जो वो अपेंडिक्स है वो बर्स्ट हो जाएगी, बर्स्ट होने से उसके अंदर छेद ही छेद हो जाएंगे, तो वो एब्डोमिनल पेन कोज करेगी, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो भी देख लेते हैं। इसके अपन को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको, एपिगैस्ट्रिक एंड पेरी अम्बिलिकल पेन होगा। एपिगैस्ट्रिक, आपका पेट में दर्द होगा एपिगैस्ट्रिक पार्ट में, अम्बिलिकस के जस्ट थोड़ा ऊपर, और पेरी अम्बिलिकस पेन अम्बिलिकस के चारों तरफ भी होगा। अगले सिम्टम यही है। और बाद में लेट सिम्टम्स, मैकबर्नी पॉइंट पे दर्द होगा। राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, जिसे हम मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं। और रिबाउंड टेंडरनेस हो सकती है, आपकी बॉडी, ये जो हाथ है वो रेड रेड कलर के हो जाएंगे। नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है, फीवर आ सकती है। कंजेनिटल साइन देखने को मिलेंगे, ये कंजेनिटल साइन मतलब सोआस ऑब्ट्यूरेटर साइंस, कुछ कुछ ऐसे साइन है जैसे सोआस साइंस, ऑब्ट्यूरेटर साइन, अगर आपने पढ़ा होगा तो उनके अंदर ऑब्वियसली होगा, लाइक कंजेनिटल नहीं, कन्वेंशियल साइंस लाइक सोआस साइन, ऑब्ट्यूरेटर साइंस एंड रोवेनिक साइंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन से टेस्ट करेंगे तब पता लगेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मैकबर्नस पॉइंट पे टेंडरनेस देखने को मिलेगी, आपको एब्डोमिनल पेन होगा। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जैसे प्राइमरी इमेजिंग और नॉन इमेजिंग को पता लग जाएगा। सीटी स्कैन करवा सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है इसका, सीटी स्कैन। डायग्नोसिस अनक्लियर होगा, अगर डायग्नोसिस अनक्लियर है, पता नहीं चल पा रहा, तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा, सीटी स्कैन।
सीबीसी करवा सकते हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी बड़ी हुई मिलेगी आपको। यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं टू रूल आउट यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप यूरिन एनालिसिस भी करवा सकते हैं। मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट क्या क्या करोगे आप, यहाँ भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। फार्माकोलॉजिकल में आप सर्जिकल, इसका बेस्ट ऑप्शन होता है आप सर्जिकली रिमूव कर दे इसको, क्योंकि ये वैसे भी किसी काम की नहीं होती। प्रेफर्ड अपेंडेक्टोमी, और ये लेप्रोस्कोपिक और ओपन, लेप्रोस्कोपिक तरीके से भी हो सकती है और ओपन सर्जरी भी हो सकती है। फार्माकोलॉजिकल में वेट एंड वॉच, थोड़ा वेट करो, देखो एंटीबायोटिक दे सकते हैं अपन, पेन को मैनेज कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में एनपीओ स्टेटस, सर्जरी से पहले इसको 6 से 7 घंटे डॉक्टर जैसे बोलेगा वैसे ही इसको कुछ भी नहीं खिलाना है। एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओरल, ओरली कुछ भी नहीं देना है। आईवी फ्लूइड देते रहना है। प्री ऑपरेटिव बायो एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक दे सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव कंसेंट लेना है, ये भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, परफोरेशन एंड पेरिटोनाइटिस हो सकता है, अपेंडिसाइल एविस्कस फॉर्मेशन हो सकता है, पोर्टल इलियोफेलाइटिस होगा, पोर्टल ये तो देख ही लिया ना अपन ने, लीवर वेसल्स एंड लीवर वेसल्स में क्लोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एडेसन्स एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और पेल्विक सेलुलाइटिस हो जाएगा, मतलब पेल्विस के अंदर जो सेल्स होती है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होगा। आगे देखते हैं अपन हर्निया, अब आ गए अपन डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में। हर्निया देखते हैं। हर्निया क्या होता है, प्रोट्रूजन्स ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू, अपनी बॉडी का कोई भी ऑर्गन और टिश्यू है वो उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अगर डिसलोकेट हो गया तो अपन उसको हर्निया बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन का मतलब डिसलोकेशन ही होता है। प्रोट्रूजन मतलब खिसकना, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। प्रोट्रूजन्स, बस ये की टर्म्स ध्यान रखना, प्रोट्रूजन्स ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू थ्रू ए वीक स्पॉट इन द मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू। क्या, प्रोट्रूजन्स ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू, किसी ऑर्गन और टिश्यू का डिसलोकेट हो जाना किसके थ्रू, वीक स्पॉट के थ्रू, इन द मसल्स के अंदर और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंग्विनल हर्निया, इंग्विनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, और एक होता है हाइएटल हर्निया। जो इंग्विनल हर्निया होता है वो मोस्टली आपको मेल के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर टेस्टिकल के अंदर एब्डोमिनल का कुछ पार्ट होता है वो टेस्टिकल के अंदर आ जाता है। और एक फेमोरल हर्निया और अम्बिलिकल हर्निया देखने को मिलेगा आपको, जो आपकी अम्बिलिकस है वो इसे बाहर देखने को मिले, बाहर निकली हुई होगी। इंसिजनल हर्निया हो सकता है लाइक किसी की सर्जरी हो रखी हो और उसके सूचर की वजह से उस जगह पे सूचर लगे हो, तो उस जगह की जो वॉल है, स्किन है, वो थोड़ी डैमेज हो गई हो या वीक हो, तो उसके थ्रू भी तो कोई ऑर्गन या टिश्यू अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के दूसरी जगह जा सकता है। हाइएटल हर्निया के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। हाइएटल हर्निया में क्या हो जाता है कि जो आपका स्टमक है वो डायफ्राम से ऊपर चला जाता है, डायफ्राम को पार करके ऊपर चला जाता है, ठीक है, उसे अपन हाइएटल हर्निया बोलेंगे। अब अपन देख लेते हैं इसकी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमिनल प्रेशर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। क्रोनिक कफ आएगा, स्टेनिंग होगी ड्यूरिंग बोवल मूवमेंट, बोवल मूवमेंट के टाइम स्टेनिंग होगी। प्रीवियस सर्जरी और ओबेसिटी, प्रीवियस सर्जरी हो रखी होगी आपके, अगर आपके प्रीवियसली सर्जरी हो रखी है, पहले सर्जरी हो रखी है, सूचर लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से मसल वीक हो जाएगी और आपका हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ओबेसिटी की वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से हर्निया हो सकता है, कॉमनली कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स वीकनेस एंड स्ट्रेन। एज यंगर एडल्ट के अंदर ज़्यादा होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है ये। और पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं इसके, वीकनिंग ऑफ द मसल वॉल्स, मसल की जो वॉल होगी अगर वो वीक हो जाएगी तो इससे क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जैसे ही इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हर्निया हो जाएगा। हर्निया शेक प्रोट्रूजन्स होगा, मतलब एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, उसके अंदर ऑर्गन चला जाएगा, जैसे हर्निया हो जाएगा। हर्नियन सेक प्रोट्रूजन्स, एयर ट्रैप हो जाएगी, एयर ट्रैप हो जाएगी। रिड्यूस गैसेस एक्सचेंज रिड्यूस होगा, जैसे क्या होगा, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपन को। अब कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे देख लेते हैं। हर्निया के अंदर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आपको इजीली विजिबल होगा, विजिबल बल्ज देखने को मिलेगा, इस टाइप का विजिबल बल्ज देखने को मिलेगा। वर्सन कंडीशन कब, जब आप खड़े होंगे और आप जब कफ करोगे, खांसोगे और खड़े होंगे ना, तब देखने को मिलेगा ऐसा बल्जिंग पार्ट, तो अपन मान सकते हैं कि हाँ हर्निया हो सकता है। पेन और डिस्कम्फर्ट, उस पोजीशन पे आपको पेन होगा और डिस्कम्फर्ट होगा। ए सेंसेशंस ऑफ हेवीनेस और पुलिंग्स, हेवीनेस और पुलिंग जैसा सेंसेशन होगा। नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है। और अवेटिंग बोवल एग्जामिनेशन, बोवल मूवमेंट आपकी खराब होगी, आपको भूख भी नहीं लगेगी। इफ अनट्रीटेड एनोरेक्सिया हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं अपन, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं प्राइमरी इमेजिंग के लिए, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए सिटी स्कैन करवा सकते हो आप, सीबीसी करवा सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ मिलेगा, यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं। मैनेजमेंट में आप सर्जिकल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आपको वही होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट करवा सकते हो। प्रेफर तो यही है, सर्जिकली उसको अपनी वापस उसकी पोजीशन पे लेके आओ। हर्नियो रिपेयर करवा सकते हो, लाइक रिपेयर ऑफ द मसल्स को रिपेयर करवा सकते हैं अपन। हर्नियो प्लास्टिक करवा सकते हैं विद मैश। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप एनाल्जेसिक जो पेन को मैनेज करो, लैक्सेटिव्स दो फॉर द स्ट्रेनिंग को प्रिवेंट करने के लिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप ऑब्जर्व करो पेशेंट को, वॉच, वेट एंड वॉच। ट्रस्ट सपोर्ट गारमेंट, ट्रस्ट एंड सपोर्टिव गारमेंट पहनाओ लाइक टेम्पररी। एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं पोस्ट सर्जरी, सर्जरी होने के बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, ऑर्गन ट्रैप्ड सैक, ऑर्गन ट्रैप्ड इन द सैक, उस सैक के अंदर ऑर्गन फंसा हुआ रह सकता है, इसे हमको क्या बोलेंगे, इनकार्सिरेशन, इनकार्सिरेशन।
इनकार्सिरेशन बोलेंगे मतलब ऑर्गन ट्रैप्ड रह सकता है उस सैक के अंदर। स्ट्रैंगुलेशंस ब्लड सप्लाई कट हो सकती है और गैंग्रीन और कॉज कर सकती है। स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकता है। एंड हर्निया रिकरेंस, नर्व इंजरी हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब अपन देख लेते हैं पेनक्रियाटाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज इज कॉल्ड पेनक्रियाटाइटिस। डेफिनेशन देख लो। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज ए लार्ज ग्लैंड बिहाइंड द स्टमक दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। पेनक्रियाज क्या है? एक लार्ज ग्लैंड है स्टमक के पीछे, बिहाइंड द स्टमक, दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जो क्या प्रोड्यूस करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम और हार्मोन प्रोड्यूस करती है। उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, लाइक पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन हो गया, पेनक्रियाटाइटिस। टाइप्स की बात कर रहे थे तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है और क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस ये सडन होता है, सीवियर होता है, शॉर्ट टर्म डैमेज देता है। और जो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है लॉन्ग टर्म डैमेज होता है और प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, इसकी ईटियोलॉजी देख लेते हैं अपन। ईटियोलॉजी कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? गोल स्टोन की वजह से, अगर आपके गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो उसकी वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। क्रॉनिक एल्कोहल कंजम्पशन, अगर आप एल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हो तो भी आपको ये हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ये कुत्ता भौंक रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है तो अभी आपके पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से, मम्स मम्स इन्फेक्शन, अगर आपके इन्फेक्शन हो रखा है तो भी आपके, ये कुत्ता, तो भी आपके पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ट्रॉमा की वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। कुछ मेडिकेशन लाइक स्टेरॉइड, डायरेटिक्स, इनकी वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है और जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं इसकी। ये लास्ट पढ़ते हैं, फिर पार्ट 2 में बना दूंगा इसका, ठीक है। पेनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और इंजरी, जैसे ही पेनक्रियाटिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा और इंजरी होगी, क्या होगा? ऑटो डाइजेशन बाय द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक के जो एंजाइम्स है वो पेनक्रियाज को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम्स। इससे क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, अपनी बॉडी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स करेगी जिससे टिश्यू डैमेज होगा, नेक्रोसिस एंड एडिमा हो सकता है। सिस्टमिक रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा एंड डिक्लाइन। सिस्टमिक रेस्पॉन्स, अब कौन कौन से सिस्टमिक रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा? इसके साइन एंड सिम्टम्स हो जाएंगे सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन, अपर एब्डोमिनल के अंदर सीवियर पेन होगा, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, स्वेलिंग एंड टेंडर एब्डोमिन हो सकता है, रैपिड पल्स, पल्स आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फीवर, चिल्स, ठंड के साथ आपको बुखार आएगी। मैनेजमेंट देख लेते हैं। इससे पहले डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन देख लेते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लो आप, एमाइलेज एंड लाइपेज का लेवल चेक करवा लो, एक्सरे करवा लो, सिटी स्कैन करवा लो, ब्लड का कल्चर करवा लो, यूरिन एनालिसिस करवा लो, ठीक है, टू रूल आउट द यूटिलाइज यूरिनरी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए। लीवर फंक्शन टेस्ट करवाओगे तो एएसटी और एलटी बढ़ा हुआ मिलेगा और बिलीरुबिन भी बढ़ा हुआ मिलेगा। एमाइलेज एंड लाइपेज लेवल चेक करवाओगे तो ब्लड टेस्ट स्पेसिफिक फॉर एंजाइम्स। एक्सरे के अंदर कॉम्प्लिकेशन का पता लग जाएगा आपको। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में एनपीओ, एक्यूट मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? एनपीओ स्टेटस, रेस्ट, पेनक्रियाज को रेस्ट करवाने के लिए ओरली कुछ भी नहीं देंगे, आईवी फ्लूइड को भी प्रिवेंट करेंगे। आईवी फ्लूइड देंगे जो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करेगा। मैंने पेन मैनेजमेंट में एनाल्जेसिक दे सकते हो और इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हो अगर इन्फेक्टेड है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ट्रीट करो कोज को, अंडरलाइंग कोज को, अंडरलाइंग कोज को ट्रीट कर सकते हैं अपन। रिमूव गर्ल स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? पेनक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, पेनक्रियाज में स्यूडोसिस्ट बन सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, एबिस्कस फॉर्मेशंस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, एआरडीएस, और किडनी फेलियर हो सकता है, पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, एंड डायबिटीज टाइप 2 3C, डायबिटीज़ भी हो सकती है। डायबिटीज़ तो होगी ना यार, पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होती है वो उसकी कमी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी तो आपका जो इंसुलिन है उसकी भी कमी हो जाएगी। इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो आपका क्या जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन हो जाएगी, डायबिटीज़ का सपोज हो गई होगा। अब अपन हाइपर टेंशन ये सब बात पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।